हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं पार्श यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कानून के एक बेहतरीन एपिसोड में, जिसका नाम है, जो हम पढ़ेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट। क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। देखो आपके सामने लिखा हुआ है क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार मोटर व्हीकल एक्ट है क्या, मोटर यान अधिनियम है क्या, आया कब था, प्रारंभ कब हुआ, लागू कब हुआ, सहमति कब मिली, पारित कब हुआ, है ना। और हम ये कंडीशन जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसे सेक्शंस, ऐसी धाराएं हैं जो हमें याद रखनी हैं, और इसके अंतर्गत हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, एक बेहतरीन एपिसोड। देखें सबसे पहले कि मोटर व्हीकल एक्ट होता क्या है। इसे कहते हैं मोटर यान अधिनियम। मोटर यान अधिनियम कब आया ये? 1988। 1988। इसमें जो हम पढ़ते हैं चैप्टर, या कह सकते हैं अध्याय कुल अध्याय कितने हैं। फिर हम इसमें जानेंगे कुल धाराएं कितनी हैं। कुल धाराएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अध्याय को बोलते हैं चैप्टर। चैप्टर। धाराएं को बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्शन। तो अब हम जानेंगे कि आखिरकार कितनी धाराएं और कितने सेक्शन हैं। तो मोटर यान अधिनियम, या इसे कह सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट की या मोटर व्हीकल अधिनियम की। अब देखते हैं हम कि कुल अध्याय कितने हैं। कुल अध्याय या कुल चैप्टर, कुल सेक्शन। अब कुल धाराएं जो हमारी हैं उन्हें हम पढ़ेंगे 217। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हैं ये 217 धाराएं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो 217 धाराएं ये ही हमसे पूछी जाती हैं। इनमें वो इंपॉर्टेंट धाराएं या सेक्शंस पढ़ेंगे हम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब अगर इसमें पूछे जाते हैं कि कुल चैप्टर कितने हैं, तो इसमें कुल 14 चैप्टर बताए गए हैं। तो अगर व्हीकल एक्ट में पूछे जाते हैं कुल चैप्टर 14 है और कुल सेक्शन 217 217 की बात की गई है। अब हम इसमें जानते हैं कि सेक्शंस और धाराओं के बाद में कि ये सर्वप्रथम लागू कब होता है। ये सबसे पहले इस पर सहमति कब मिली। देखो इन चीजों में हल्का सा अंतर होता है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ध्यान से सुनना है कि सहमति या पारित एक ही बात है, कि कब सहमति मिली या कब पारित हुआ। कब पारित होता है आपका? 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर 1988। ये क्या है? इसकी सहमति की डेट है। 14 अक्टूबर को प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया गया? हस्ताक्षर किए गए इस पर। तो ये जाके क्या बना आपका? अधिनियम। अब सहमति मिल गई, पारित हो गई। हमारे देश में कोई भी नियम या अधिनियम या कानून पारित होता है, उसके बाद लगभग तक थोड़ा बहुत समय लग जाता है उसको लागू करने में। या कह सकते हैं हम अब कि इसे लागू कब किया गया। लागू कब किया गया, क्या कह सकते हैं? इसे लागू कब किया गया, या आप कह सकते हैं इनफोर्स, इसे प्रारंभ कब किया गया। तो अब समझेंगे हम कि इसमें क्या अंतर है। देखो बहुत ध्यान से समझना है कि जब तक हमने सहमति या पारित की बात की, फिर हमने किसकी बात की कि लागू कब हुआ, इसे बोलते हैं इनफोर्स। इनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ। तो इसकी जो डेट आती है भैया, याद कैसे रखना है। हम आप लोग कहाँ जाते हैं, जब छोटे बच्चे थे एकेडमिक में पढ़ते थे, तो क्या है, स्कूल में जाते हैं और स्कूल की जो पढ़ाई है वो कब से प्रारंभ होती है? एजुकेशन 1 जुलाई। 1 जुलाई 1989। 1 जुलाई 1989, तकरीबन तकरीबन एक साल बाद आपका लागू हो जाता है, या आपका इन्फोर्स कर दिया जाता है, या प्रारंभ किया जाता है। तो ये दोनों डेटों में याद रखना। सहमति पारित कब हुआ? 14 अक्टूबर 1988। उसके बाद में लागू कब होता है? 1 जुलाई 1989 में लागू होता है। अब क्या हम 1988 का पढ़ रहे हैं व्हीकल एक्ट मोटर यान अधिनियम? तो क्या 1988 में ही आया था, या इससे पहले कोई व्हीकल एक्ट नहीं आया था? अगर आया था तो कौन सा था?
इसको हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारा व्हीकल एक्ट आया, सर्वप्रथम जो हमारा व्हीकल एक्ट आता है, वो व्हीकल एक्ट हमारा कौन सा था? व्हीकल एक्ट। वो हमारा व्हीकल एक्ट कौन सा था? सबसे पहले 1914 में बनाया गया व्हीकल एक्ट। उसके बाद 1914 के बाद में 1934 में बना। कब बना? 1934 में बना। उसके बाद में व्हीकल एक्ट आता है हमारा 1988 को, ये पारित हो जाता है। और इसे कब इंप्लीमेंट किया जाता है? 89 को किया जाता है। अब 1988 जो है, इसी को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे व्हीकल एक्ट आए थे, उसके बाद जो अभी नया है वो न्यूनतम 1988 का है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1988 में आया तो इसे ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि जितने भी नियम या कानून है, अगर कोई पुरानी विधि है या नियम या कानून है, तो क्या होता है, उनको जब कंसोलिडेट किया जाता है, उनका एकीकरण किया जाता है, तो क्या होता है कि जो भी पुराने नियम या कानून थे वो सब समाप्त हो जाते हैं और उनका क्या होता है? एकीकरण होने लगता है। मतलब साथ में आकर जो नया नियम या कानून होता है वो ही लागू हो जाता है। तो इसलिए हम कौन सा पढ़ेंगे? मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट। अब ये मोटर व्हीकल एक्ट आया तो क्या 1988 में आने के बाद कभी इसमें संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए? क्या? संशोधन। अब इसमें जो संशोधन होते हैं वो कब कब होते हैं, कहां से कहां तक हुए? तो सबसे पहले तो जो संशोधन हुए हैं इसमें, वो सबसे पहला होता है हमारा 1988 में, कि 1994 में पहला होता है। उसके बाद 1994 के बाद में 2000 में होता है, सन 2000। फिर आपकी आती है सन 2001। ये क्या है? अमेंडमेंट है, ये संशोधन है। 1994 में फर्स्ट होता है, सेकंड 2000, 2001, फिर आपका आता है 2005। कब आता है? 2005। उसके बाद में जो न्यू आपका आता है, जिसे हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और जिसे हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट को, वो हमारा आता है 2019 में। और ये लागू कब होता है? ये लागू कब से होना प्रारंभ हो जाता है? ये जो आपका लागू होता है, ये 1 सितंबर 2019 से अमेंडमेंट जो संशोधन होता है वो लागू हो जाता है। तो अब हमसे पूछा जाए कि अमेंडमेंट कितने हुए हैं, तो 5 अमेंडमेंट हुए हैं। 1994, 2000, 2001, 2005, उसके बाद 2019 का सबसे न्यूनतम, सबसे न्यू इंप्लीमेंट जो है, जो किया गया है, वो कौन सा है? 2019 का है। इसे हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि 2019 में इतनी पेनल्टियां बढ़ा दी गई, जो 1000 रुपए पेनल्टी थी उसे 10 गुना 10,000 तक कर दिया गया। ये विडंबना है हमारे देश की कि हम तभी कोई नियम या कानून फॉलो करते हैं जब कोई कठिन कार्रवाई हम पर की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंस्पेक्टर बन गए, अगर की तो बात ही नहीं है, अगर आपने मान लिया कि सब इंस्पेक्टर आप बन गए, तो आप ये मान लेना बन गए, तो अगर आपको ट्रैफिक पुलिस की कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसका मतलब क्या? आपको संचालन करना होगा, ये जो कानून ये इन्फोर्स लागू करने होंगे। अगर कोई नियम या कानून नहीं मानता है तो कितनी कितनी पेनल्टियां लगनी चाहिए, ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, इसी क्रम में बढ़ते हुए, ये हमने जान लिया, देखो लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट, इसी पर हमने अभी बात की थी, 1988 में आया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1914, अभी बात की थी हमने कि सर्वप्रथम कब आया? 1914 में आया। फिर व्हीकल एक्ट कब आता है? 1934 में आता है। फिर तीसरा व्हीकल एक्ट हमारा 1988 में आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है? अमेंडमेंट, इसे क्या बोलते हैं? संशोधन। अब संशोधन तो हमने अभी आपको बताए थे, कितने कितने हुए? 5 संशोधन हुए। लेकिन इस संशोधन को हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट संशोधन एक्ट 2019। कब आता है ये? 2019 में आता है। जब लागू होता है, इन्फोर्स होता है, तो 1 सितंबर 2019 को लागू हो जाता है। अब हम वही बात कर रहे थे कि हमारे ये तो फर्स्ट और उसके बाद में
सेकेंड और थर्ड। ये कौन सा है? थर्ड नंबर का। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1988 से पहले 1934, उससे पहले 1914, या आपसे पूछे कि 1934 के बाद आपका कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट आया है, तो 1988 का व्हीकल एक्ट आता है। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि अमेंडमेंट, इन्हें बोलते हैं संशोधन। अभी बात की है हमने, और ये हम आपको अभी बता चुके हैं कि कितने संशोधन हुए हैं। 5। मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1994, मोटर व्हीकल एक्ट 2000, उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ जाता है 2001, इसके बाद में 2015, उसके बाद 2019। इसको हम इंपॉर्टेंट के रूप में रखेंगे। 2019 का जो इंप्लीमेंट हुआ है, जो संशोधन हुए हैं, उनके अनुसार हम देखेंगे क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है मोटर यान। अब सबसे पहले हमने अध्याय भी जाने कितने हैं, 14 है ना, चैप्टर्स, और सेक्शंस कितने हमारे, 217 सेक्शंस के बारे में बात की गई मोटर व्हीकल एक्ट में। अब हमने ये बात की कि लेटेस्ट अमेंडमेंट, नया संशोधन कौन सा है, तो अभी हमने बात की मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019, और ये लागू कब होता है? 1 सितंबर 2019 को। ये इनफोर्स कब किया जाता है, या लागू कब किया जाता है, या आपका प्रारंभ कब होता है, ये सारी बातें एक ही हैं। इसका मतलब ये है कि इनफोर्स किया गया है 1 सितंबर 2019 को। इसी क्रम में हम देखते हैं एक बेहतरीन हमारे पास जो चला आ रहा है एपिसोड। इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसे बोलते हैं मोटर यान अधिनियम 1988, मैंने आपको बताया कि इनफोर्स इस अधिनियम को 1 जुलाई 1989 को क्या किया गया? लागू किया गया। क्या किया गया? इनफोर्स किया गया। अब 14 अक्टूबर 1988 को क्या किया जाता है? मैंने आपको बताया हुआ है कि 14 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा पारित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पारित हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कब? 14 अक्टूबर 1988 को। अब सबसे बड़ी बात है, अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या था? मोटर यानों से संबंधित विधि का समेकन करने से संबंधित नियम। समेकन का मतलब क्या है? कंसोलिडेट। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के विरोध में, बीजेपी सरकार के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने क्या किया है? कंसोलिडेशन किया है, एकीकरण किया है। इसका मतलब क्या होता है? समेकन का मतलब कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है? कंसोलिडेट। इसे क्या बोलते हैं? एकीकरण। सभी एक साथ में आ गए हैं। इसका मतलब क्या है? अब से पहले मोटर व्हीकल एक्ट जितने भी थे वो सारे समाप्त हो जाएंगे, और एकीकरण किसके साथ में आ जाएंगे? व्हीकल एक्ट 1989 के अधीन लागू हो जाते हैं। ये हमने बात की, कंसोलिडेट कर दिया गया। अब पूछा जाए कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है वो कहां कहां लागू होता है? हमारे राज्य में लागू होता है, या आपके राज्य में लागू होता है, या पूरे भारत में लागू होता है, पूरी इंडिया में होता है, हमारे राष्ट्र में लागू होता है? इसका मतलब क्या है कि जो एप्लीकेबल है, जो एप्लीकेबल है और जो लागू होता है वो संपूर्ण भारत पर होता है, पूरे भारत पर होता है। कहां? इंडिया। पूरे भारत में ये व्हीकल एक्ट है, और व्हीकल एक्ट ये किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का। क्या है? केंद्र सरकार का है। इसका मतलब यह है कि हम अब पता रखते हैं कि जो हमारा इंप्लीमेंट हो जाता है, इनफोर्स होता है, वो कब होता है? 1 जुलाई 1989 को होता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम। अब देखो, जब क्या हुआ कि मोटर व्हीकल एक्ट बन गया। अब मोटर व्हीकल एक्ट बनने के बाद ये तो हमने हल्की हल्की बातें की थी कि क्या होता है, इसी से संबंधित जैसे आपका सेक्शन आता है, सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट मतलब धारा 1। फिर आता है आपका सेक्शन 2। कौन सा? सेक्शन 2। अब इन सेक्शन की खासियत क्या है, मतलब इन धाराओं की खासियत क्या है? ये धाराएं हमें बताती क्या है? सेक्शन 1 बताती है कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो संक्षिप्त नाम है उसके बारे में, और संक्षिप्त नाम के साथ या संक्षिप्त विस्तार के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? विस्तार के बारे में, कहां कहां इंप्लीमेंट किया गया है इसका।
क्या बताती है? विस्तार के बारे में। तो ये तो जानकारी हमें किससे मिलती है? सेक्शन 1 धारा 1 बताती है। और धारा 2 के अंतर्गत क्या बताया जाता है? धारा 2 या सेक्शन 2, इस क्लॉज के अंतर्गत क्या कहा गया है? धारा 2 में यह कहा गया है कि आपका जो भी मोटर व्हीकल एक्ट है उसको परिभाषित करने का काम किया गया है। उसको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि क्या है। क्या बताई गई है? डेफिनेशन। क्या बताई गई है? डेफिनेशन बताई गई है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी परिभाषा क्या है, किसे मोटर व्हीकल एक्ट कहते हैं, ये धारा 2 के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम 1988 का परिचय। देखो, जब कोई व्हीकल एक्ट है इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपसे बात की तो सबसे पहले तो यही जान लो कि मोटर यान होता क्या है। मोटर यान किसे कहते हैं? तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो सेक्शन 2 में बताया गया है। कितने में? देखो लिखा हुआ है सेक्शन 2 28 क्लॉज में बताया गया। सब क्लॉज में मोटर व्हीकल ऐसा यंत्र जो सड़कों पर उपयोग करने के लिए बनाया गया है। कहां उपयोग होगा? सिर्फ कहां? सड़कों पर। अब इनसे दूर कौन रहेगा? जैसे आप चाहो तो रेल परिवहन को इसमें ऐड कर लो, हवाई नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि एरोप्लेन वगैरह हैं, इनका रूट अलग होता है। ये सड़क पे चलते हैं? नहीं चलते हैं। रेल ट्रेन जो होती है रेल की पटरी पर चलती है। इसका मतलब क्या है कि इंप्लीमेंट ये होंगे पूरे भारत में, पर कहां? ऐसा यंत्र जो सड़कों पर चलाने के लिए बनाया गया हो। ऐसा यंत्र जो सड़कों पर चलाने के लिए बनाया गया हो वो हमारा मोटर यान कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? मोटर व्हीकल या मोटर यान बोलते हैं। तो अब समझ पाए ना? तो आप लागू कर दो ट्रेन पर भी तो ऐसा नहीं होगा भाई। तो इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। अब इन्हें चलाने के लिए कोई योग्यता तो होगी भाई। चलाने वाला जो व्यक्ति है उसके पास कोई तो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट की बात की गई है वो संक्षिप्त परिचय में बात की गई है। जैसे चलाने के लिए जो चलाएगा उसे बोलेंगे ड्राइवर, और उनके साथ जो सहयोग के रूप में होता है, सहायक के रूप में होता है, वो कौन होता है? कंडक्टर। अब उन्हें चलाने के लिए क्या है? मोटर वाहन की आरसी भी चाहिए होती है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन। अनुज्ञापन का मतलब क्या होता है? लाइसेंस। क्या होता है? लाइसेंस। मोटर यान ड्राइवर जो होंगे उनका क्या होगा? लाइसेंस होगा। लाइसेंस बनवाया जाना चाहिए। फिर क्या होगा? कंडक्टरों का अनुज्ञापन। भाई अनुज्ञापन का मतलब ही क्या है? लाइसेंस। अब ये जो लाइसेंस है ये किसका होगा? कंडक्टर का भी होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मोटर यानों का रजिस्ट्री कार्ड, जिसे क्या बोलते हैं? आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये होता है हमारा आरसी। जब मोटर यान चलाने के संबंधित हम जाते हैं तो हमारे साथ क्या होना चाहिए? आरसी। फिर बात आती है पर व्यक्ति जोखिम बीमा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। अगर आपकी गाड़ी में कोई टूट फूट हो जाती है, किसी दौरान कुछ घटना घट जाती है, तो आपका जो सारा खर्चा है वो कौन उठाएगी? इंश्योरेंस पार्टी उठाएगी, जिस कंपनी से आपने बीमा करा रखा है। इसका मतलब ये है कि यातायात का नियंत्रण। अब देखो, कभी कभी आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिसकर्मी होते हैं, हम लोगों ने गालियां दे देते हैं, ये कहते हैं कैसे काम करते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस को 5 मिनट के लिए भी हटा लिया जाए तो क्या होगा? जैसे ब्रिज पर निकल रहे हो, वन वे होता है, कोई उधर से ले आएगा बाइक, कोई इस तरफ से ले आएगा, टकरा जाएंगी आपस में, पूरा ब्रिज लॉक हो जाएगा, पूरे रोड लॉक हो जाएंगे। रोड पर भी यही कंडीशन आती है, रेड लाइट ना हो, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ना खड़े हो, तो आप लोग क्या करते हो? निकल जाते हो। जबकि ऐसा नहीं करना है। कुछ हमारी ड्यूटीज भी होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मोटर यान के जो ड्राइवर्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या हैं, कर्तव्य क्या है उनके। तो इसका मतलब यह है कि यातायात का नियंत्रण किया जाता है। परिवहन यानों का नियंत्रण। परिवहन का मतलब क्या होता है? आने जाने में जो यानों का उपयोग किया जाता है, जो सड़क के माध्यम से आते जाते हैं, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? परिवहन के अंतर्गत आएंगे। ये सारी बातें हम जानेंगे। ये परिचय है कि मोटर यान किसे कहते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट किसे कहते हैं। तो हमने जाना धारा 1 के अंतर्गत, सेक्शन 1 के अंतर्गत इस संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताया गया है। परिभाषित इसको कहां किया गया? सेक्शन 2 में किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा यंत्र जो सड़कों पर चलाने के योग्य हो उसे हम मोटर व्हीकल या मोटर यान कहते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं।
कि मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन, ड्राइवरों का अनुज्ञापन का मतलब लाइसेंस, क्या होता है, लाइसेंस। अब मोटरयान जो चलाएगा वो ड्राइवर कहलाएगा, लेकिन उसका लाइसेंस भी जरूरी होता है। लाइसेंस बनने के लिए आप सेक्शन 2 हमने पढ़ लिया, उसके बाद सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 में ये कहा गया है चालन अनुज्ञप्ति क्या होना जरूरी है ड्राइवर के लिए, डीएल जिसे बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। उसके बाद में सेक्शन 4 के अंतर्गत कहा गया है कि मोटरयान चलाने के लिए आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी भी मोटर व्हीकल को आप चलाते हैं तो जो आपकी एज है वो 14 वर्ष से अधिक, यानी कि 15, 16, 17, 18 को भी क्रॉस कर जाए तब चला सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें हम 18 साल के ना होने के बाद भी किसी भी व्हीकल को चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके इंजन की, व्हीकल के इंजन की कैपेसिटी जो है 50 सीसी से कम है तो आप 16 वर्ष में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के उसे चला सकते हैं। लेकिन आपके इंजन की कैपेसिटी अगर 50 सीसी से अधिक है तो आप जब तक 18 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक आपका डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस अनुज्ञप्ति नहीं बनेगी, और नहीं बनेगा तो आप चला नहीं सकते हो। ठीक है, इसके दौरान भी अगर आप चलाओगे तो फिर आप पर पेनल्टियां पड़ेंगी, आपको जेल भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि या तो 18 वर्ष कंप्लीट कर लो, या फिर कैपेसिटी इंजन की कितनी हो 50 सीसी, तो 16 वर्ष में चला लोगे। ऐसे ही अब हमारी बात आती है सेक्शन 8 के अंतर्गत कि सेक्शन 8 में क्या कहा गया है। सेक्शन 8 में कहा गया है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, लर्निंग लाइसेंस। देखो लर्निंग लाइसेंस का मतलब क्या है कि लर्निंग लाइसेंस कौन से होते हैं, जिन पर इस तरीके का एल चिन्ह छपा होता है या एल प्रतीक के रूप में बना होता है। ये जो होता है, ये जो वैलिड होता है, ये 1 से लेकर 6 माह तक के लिए वैलिड होता है। कि अगर आपका लर्निंग लाइसेंस है तो आप बाइक चला रहे हो या मोटर कोई सा भी व्हीकल चला रहे हो तो आपकी गाड़ी पर या व्हीकल पर एल साइन बना होता है। इसका मतलब है अगर किसी की बाइक पर या किसी की 4 व्हीलर पर या किसी के मोटर व्हीकल पर एल साइन बना हुआ है, इसका मतलब वो अभी लर्निंग लाइसेंस के दौरान गाड़ी को चला रहा है, और इसकी अवधि 1 से 6 माह तक की हो सकती है। फिर आता है सेक्शन 15 चालन अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण, रिन्यूअल। ये कब कराया जाता है, जैसे ही आपकी समाप्ति की डेट होती है उस समाप्ति की डेट से आपको रिन्यूअल दिया जा सकता है। 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, वो आप पर निर्भर नहीं करेगा, वो आपके अधिकारी पर निर्भर करेगा, जिसे क्या बोलते हैं डीटीओ या आरटीओ। क्या बोलते हैं जिसे, डीटीओ या आरटीओ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि डीटीओ या आरटीओ का मतलब क्या होता है, डीटीओ या आरटीओ, आरटीओ ये आपका होता है आरटीओ और डीटीओ। क्या हो रहा भाई, अच्छा, समाप्ति कहने का ये मतलब है कि जो आरटीओ होगा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डीटीओ होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इन पर निर्भर करता है। उसके बाद बात आती है सेक्शन 16 के अंतर्गत। सेक्शन 16 के अंतर्गत क्या होगा, रोग या निसक्ता। जैसे अगर आप बीमार हैं, फीवर आ गया है, या कोई भी ऐसी घटना, जैसे किसी भी घटना में आपका हाथ डैमेज हो जाता है, पैर डैमेज हो जाता है, जिससे कि आप अपने मोटरयान को, मोटर व्हीकल को नहीं चला सकते हो, तो आपका ये ड्यूटी या कर्तव्य है, आपको जाना चाहिए और कैंसिल कराना चाहिए। लेकिन आप लोग ये नहीं करते हो। ये करना चाहिए कि जिस कंडीशन में आप बाइक को नहीं चला पा रहे या 4 व्हीलर को नहीं चला रहे हो, कहने का मतलब आपका हाथ या पैर डैमेज हो गया है जिससे नहीं चला पाओगे आप फिर यान को, तो आपको क्या करना चाहिए, उस दौरान निसक्ता के आधार पर अनुज्ञप्ति का प्रतिसंग्रहण, इसे कैंसिल भी किया जा सकता है आरटीओ या डीटीओ के द्वारा। निरर्हित कौन कौन कर सकता है इसे कैंसिल, एक तो आता है सेक्शन 19 के अंतर्गत जिसे बोलते हैं अनुज्ञापन प्राधिकारी के द्वारा। मतलब अनुज्ञापन प्राधिकारी आपका आरटीओ हो सकता है या डीटीओ हो सकता है, तो यहां पर डीटीओ या आरटीओ के द्वारा आपका कैंसिल किया जा सकता है लाइसेंस। सेक्शन 20 के अंतर्गत न्यायालय,
कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया जाएगा तो आपका सेक्शन 20 होगा, और सेक्शन 19 के अंतर्गत अगर कैंसिल किया जाएगा तो प्राधिकार अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम, डीटीओ या आरटीओ बोलते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 39 क्या कहता है। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण। मतलब जो वाहन चला रहे हो उसकी क्या लेनी है, हमें आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अब अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या पालन करना होगा, रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा, ये सेक्शन 41 में बताया गया है। उससे पहले जाने की रजिस्ट्रीकरण की मोटर व्हीकल एक्ट के लिए हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। सेक्शन 40 के अंतर्गत क्या आता है, रजिस्ट्रीकरण कहाँ होगा, राज्य में कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकर्ता हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट का डीटीओ, रीजनल का आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या डीटीओ के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है व्हीकल का। सेक्शन 45 के अंतर्गत आता है रजिस्ट्रीकरण से या नवीनीकरण से इनकार। अब कब कर सकता है रजिस्ट्रीकरण से इनकार, जब अगर आपके अधिकारी को ऐसा लगता है कि ये क्या है, जो बाइक या आपका मोटर व्हीकल है ये स्टोलन किया हुआ है, मतलब चोरी किया हुआ है। अगर स्टोलन या चोरी किया हुआ है तो इसका मतलब ये है आरटीओ या डीटीओ अपनी इच्छा के अनुसार, उसको पता होने के अनुसार, उसको ऐसा लगता है अगर, तो वो आपके रजिस्ट्रीकरण को कैंसिल कर सकता है या नवीनीकरण करने से मना कर सकता है। बात आती है 41, सेक्शन 41 में कहा गया है कि ये प्रारूप क्या है, किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारूप एक बनाकर दिया जाता है, फॉर्म फिलअप करना होता है आपको, और वो कौन देता है, वो केंद्र सरकार बनाकर देती है। आजकल तो ये हो गया है आपको रजिस्ट्रेशन वहीं से मिल जाता है जहां से आप बाइक या कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हैं। अब ऐसा कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी व्हीकल को सेल करती है तो उसका ये कर्तव्य होना है, ड्यूटी होनी है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन करके ही उसे दे। तीसरा, आवेदक किसके द्वारा होगा, स्वामी के द्वारा, जो उसका मालिक है। फीस भरनी होगी जो रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मिलेगा। कौन सा, फिर उसे क्या मिलता है, सेक्शन 44 इसे मिलता है सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड। उसके बाद आता है रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया। अब क्या है, देखो बताया गया है कि आपके मन में इच्छा है कि मोटर व्हीकल घर है और हम जाएं डीटीओ आरटीओ के पास, अधिकारी के पास, और जाके हम आरसी ले लें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लें। ऐसा नहीं होगा। अगर आरसी आपको चाहिए, इंप्लीमेंट कराने पड़ेंगे, सारे काम होंगे, इंप्लीमेंट जो कानून है इसी तरीके से आपके अप्लाई होंगे कि अगर यान नहीं है, आपका मोटर व्हीकल नहीं है, अगर आपका व्हीकल नहीं है तो इनकार कर सकता है कौन, अधिकारी मना कर देगा आपको आरसी देने से। आप जब कभी देखा होगा, आपने कोई व्हीकल बेचते हैं तो एक बहुत शब्द सुना होगा, एनओसी। एनओसी बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर एनओसी नहीं ली, जिसके नाम यान है या व्हीकल है, और अगर ऐसा होगा कि व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो कानूनी कार्रवाई आप पर की जाएगी। तो सबसे पहले याद रखें, कोई भी वाहन को सेल करने से पहले एनओसी लेना बहुत जरूरी होता है। सेक्शन 49 में कहा गया है निलंबन, सार्वजनिक सीन पर, स्थान पर उसके उपयोग से जनता के लिए खतरा। अगर ये लगता है कि उसका सार्वजनिक जगह पर प्रयोग किया जाएगा, और सार्वजनिक जगह पर अगर लगता है कि जैसे आपका वाहन धुआं छोड़ रहा है, क्या धुआं, तो इसका मतलब ये है कि अगर धुआं छोड़ रहा है तो इसका मतलब आपका जो अधिकारी है वो इसका आरसी देने से मना कर सकता है। सेक्शन 55 रद्द करना, किस कंडीशन में, या तो आपका मोटरयान नष्ट हो गया हो। अगर आपका मोटर व्हीकल कोई है और वो नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है अधिकारी के द्वारा। ऐसी कंडीशन हो गई है कि ना तो उसकी यान की मरम्मत कराई जा सकती है, ना उसको सही कराया जा सकता है, ना उसको चलाया जा सकता है, तो आपका जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे सेक्शन 59 बताता है मोटरयान की आयु सीमा। अब क्या है, मोटरयान की जो एज है कि अगर आपका कोई मोटरयान है उसकी एज निर्धारित करेगा, किसको 20 वर्ष तक चलाया जा सकता है, 30 वर्ष तक चलाया जा सकता है, या 15 ईयर तक चलाया जा सकता है, या 50 वर्ष तक चलाया जा सकता है। ये कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार। ये किसके अंतर्गत आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी। इसका मतलब यह है कि अगर
चलाने के योग्य है या नहीं है, ये निर्धारित कौन करेगा? सेक्शन 59 के अंतर्गत ये नियम और कानून केंद्र सरकार बनाती है। फिर बात आती है सेक्शन 62, चुराए गए बरामद मोटर यानों की जानकारी पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को देनी चाहिए। देख लो एक बार, समझ लो कि क्या है। अगर कोई भी वाहन चुराए जाते हैं, चुराए गए वाहन अगर पुलिस अपनी सर्च के दौरान इनका पता लगा लेती है, तो फिर इनकी जानकारी किसको देनी होगी? किसको? आरटीओ, डीटीओ या एसटीओ। देखो, आरटीओ का मतलब है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डीटीओ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एसटीओ का मतलब है रीजनल स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो अगर आप पुलिस कर्मी बनते हैं और अगर चुराए गए वाहन आपके द्वारा जब्त किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, है ना, सर्च के दौरान, खोज के दौरान पा लिए जाते हैं, तो क्या होगा? आरटीओ छोटा ऑफिसर, डीटीओ सबसे, एसटीओ इसे बोलते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। क्या होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। इसके द्वारा, मतलब इसको कौन? कोई पुलिसकर्मी, जिस पुलिसकर्मी के द्वारा, तो ये पुलिस का काम है कि पुलिस चुराए गए वाहन जो जब्त किए गए हैं उनकी जानकारी एसटीओ को देगा। इसका मतलब होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अब देखते हैं आगे हम कि कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, यातायात का नियंत्रण कैसे किया जाएगा। क्या? कि यातायात का नियंत्रण करना है। तो यातायात के नियंत्रण के लिए कुछ पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना, एसजी के पास है, कुछ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 112 के अंतर्गत जो स्पीड पर है, जो स्पीड पर रोक है या स्पीड लिमिट है, क्या है? लिमिट, स्पीड लिमिट, इसको जो कंट्रोल करता है वो आपका सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा? इंप्लीमेंट किया जाता है कि किस स्थान पर लिमिट जो है स्पीड की वो कितनी होगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है, और वो कहां है? सेक्शन 112 के अंतर्गत। सेक्शन 113 में क्या कहा गया है कि वेट एंड यूज, भार और उपयोग पर कौन बनाएगा? राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। कौन बनाएगा? राज्य प्रादेशिक परिवहन। अब क्या होता है, एक चीज समझ लो यहीं पर। सबसे पहले तो ये समझें कि भारी वाहन, भारी वाहन, भारी वाहन, या एक होता है हल्का वाहन, एक होता है भारी वाहन और एक होता है हल्का वाहन। अब ये किन कंडीशन में होता है? भारी वाहन उसे कहते हैं जो बिना माल के, जो बिना माल के हो और उसका जो वेट हो वो कितना हो, जो उसका वेट हो वो कम से कम, जो भारी वाहन है उसका 12,000 किलोग्राम से, या 12,000 किलोग्राम या 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। कितना हो? या तो हो 12,000 किलोग्राम या 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? भारी वाहन के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसमें आता है आपका ट्रक आ जाएंगे, ट्रैक्टर आ जाएंगे, ट्रैक्टर, इसका मतलब इस तरीके से, और खाली होने चाहिए, तब इनका वजन 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, तब ये चीजें आएंगी किसमें? भारी वाहन में। अगर नहीं है तो नहीं आएंगी। हल्का वाहन, ये क्या होते हैं? ये हल्के वाहन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इनका जो वेट है वो खाली होने के बाद, हल्का वाहन, इनका जो वेट है वो कितना होना चाहिए? खाली होने के बाद इनका वेट 7500 केजी या उससे प्लस या उससे कम। अगर प्लस हो जाएगा तो वहां भी पहुंच सकता है। इसका मतलब आप ये कह लो 7500 केजी से कम या 7500 केजी तक होगा तो वो हल्के वाहन के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें कहते हैं एलएमबी, लाइट मोटर व्हीकल, एलएमबी बोलते हैं इन्हें, लाइट मोटर व्हीकल।
ये क्या होते हैं? एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, इसे बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल, हल्का वाहन। और भारी वाहन क्या होते हैं? हैवी, है ना? क्या होते हैं? हैवी व्हीकल जो होते हैं उन्हें क्या कब कहेंगे? हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल, ये होते हैं हमारे हैवी व्हीकल। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में कि सेक्शन 115 में एसजी, स्टेट गवर्नमेंट, क्या? स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये सारे आते हैं कि सेक्शन 115, यानों का उपयोग निर्वर्धित करने की शक्ति। यानों का उपयोग कब होगा, कितने वर्ष तक होगा, इसको बढ़ाने या घटाने की जो अवधि है वो किसके अंतर्गत आती है? एसजी। कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना, राज्य सरकार निर्धारित करती है। सेक्शन 116 यातायात चिन्ह लगवाना, ये ड्यूटीज बताई गई। और सोचो ये किसके काम होंगे? एक बात ध्यान से सोचो कि हम आप फॉलो नहीं करते हो तो हम पर तो कार्रवाई होगी, आप पर भी होगी। लेकिन अगर ये चीजें इन लोगों के द्वारा नहीं की गई है, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा, तो इन पर भी कार्रवाई होगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है तो उन पर भी होगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि यातायात चिन्ह लगवाने चाहिए, प्रतीक, आगे पढ़ेंगे हम, है ना। सेक्शन 117 पार्किंग स्थल और विराम। अब देखो हाईवेज वगैरह पर जाते हैं हम, है ना, व्हीकल लेकर, तो कभी कभी हम 4 या 5 घंटे चलाने के बाद सुस्ती सी आने लगती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं आंख लगने से। तो क्या होता है कि अगर नींद आती है, ऐसा लगता है, कमजोरी फील होती है चलाने में, तो अगर हाईवे के पास में हल्की फुल्की जगह दी हुई होती है, वहां रुकने का स्थान होता है, पार्किंग करने की जगह होती है, विराम स्थल बनाए जाते हैं, वहां रुककर आप आराम कर सकते हो। ये किसमें कहा गया? सेक्शन 117 में। का अब आता है पावर ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी बात है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है कि चालन विनिमय, है ना। ये क्या है कि जो चालक हैं उनके द्वारा जो वाहन चलाया जाता है ना, वो चालन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नियम बनाए गए हैं उनमें अगर चेंज करना है तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए हमने बताया था ये केंद्रीय नियम है, केंद्रीय कानून है केंद्र सरकार का। इसी दौरान आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बात कर ही ली है। देखो मोटर यान, मोटर व्हीकल के ड्राइवर के ड्यूटी, कि जब हम किसी व्हीकल को चलाते हैं तो हमारी और आपकी ड्यूटी क्या क्या होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं। कभी कभी तो हम इग्नोर कर जाते हैं अपने ड्यूटी को, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो आप दंड के भागी बनेंगे, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, या जो पुलिसकर्मी होगा वो आपको इन धाराओं के तहत आप पर केस दर्ज करेगा। देखो सेक्शन 119 यातायात चिन्हों का अनुसरण करना है। जो आपके क्या है? यातायात के प्रतीक हैं, उनका क्या करना है? पालन करना है। पालन नहीं करोगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। सेक्शन 121 संकेत और संकेतन युक्तियां, जो संकेत दिए जाते हैं ना, प्रतीक। सेक्शन 122 यान को खतरनाक स्थिति में। अब खतरनाक स्थिति का मतलब क्या है? जैसे पेट्रोल भरवाते समय, क्या है, जैसे आप किसी पेट्रोल पंप पर हो और पेट्रोल को भरवा रहे हो और आपने उस इंजन को, उस व्हीकल के क्या किया? चालू छोड़ दिया, तो इस कंडीशन में आप पर क्या होगा? कानूनी कार्रवाई होगी। तो सेक्शन 123 रनिंग बोर्ड पर नहीं ले जाना है। सेक्शन 128 दो पहिए पर पिछली सवारी एक से अधिक ना हो। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी बाइक है तो वो क्या होती है? टू व्हीलर, उसमें दो पहिए लगे होते हैं। अब अगर उस पर एक तो ड्राइवर होता है, क्या होता है? ड्राइवर। अब एक ड्राइवर होता है और एक बैठने वाला होगा, तो 1+1 2, एक ही पीछे बैठ सकता है और एक चला सकता है। इसका मतलब दो लोगों से अधिक टू व्हीलर पर नहीं होने चाहिए। पर हमारे देश में देखते हो आप, चार चार पांच पांच लोग बैठ जाते हैं, फिर पुलिस कर्मियों को गालियां देते हैं। तो भैया पहले तो आप ही नियम और कानून का पालन करो, है ना। कितनी ड्यूटीज होती हैं, हमारी भी होती हैं, पुलिस कर्मियों की भी होती हैं। सेक्शन 129 सुरक्षात्मक सिर के पहनावे, इसे क्या कहा जाता है? इसे आप कह सकते हो हेलमेट। क्या? हेलमेट क्या होता है?
हेलमेट। अब हेलमेट आपको लगाना जरूरी है, सुरक्षात्मक, किसके लिए? अपने सिर के सबसे नाजुक जगह होती है, यहाँ चोट लग जाती है तो हो सकता है मृत्यु की कगार पर पहुंच जाओ, तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए लगाओ, ना कि कोई पेनल्टी से बचने के लिए। आजकल लोग किससे लगाते? पेनल्टी से बचने के लिए। सेक्शन 130 में कहा गया अनुज्ञप्ति लाइसेंस क्या होता है? अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस। और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, इसे बोलते हैं आरसी। क्या बोलते हैं? आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पत्र पेश करना है। सेक्शन 130 रेल समतल क्रॉसिंग कर सावधानी। रेल क्रॉसिंग जहां हो रही है वहां फाटक लगा हुआ है तो आपको रुक जाना है, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में निकल जाओ। समझ पा रहे हो ना? ऐसा करते हो इसका मतलब है बहुत सारे लोग करते हैं जल्दबाजी में, पर ऐसा नहीं करना है। सेक्शन 132 कुछ दशाओं में ड्राइवर का रुकना, जैसे अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा आपको रोककर ये पूछा जाता है कि आपके पास आरसी है, आपके पास डीएल ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, तो आपको रुककर दिखाना चाहिए। सेक्शन 133 क्या कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा जानकारी मांगने पर जानकारी देना। अगर कोई जानकारी आपके द्वारा मांगी जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा, आप जा रहे हो तो आपको जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए। अब बात आती है कि सेक्शन 134 दुर्घटना या किसी व्यक्ति को क्षति होने की दशा में कर्तव्य। देखो क्या होता है कि अगर आप जा रहे हो और आप देख रहे हो कि आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य बनता है, आपका हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को किसी भी पास में जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, ये हमारी ड्यूटी होती है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका शुरुआत का 1 घंटा होता है 1 आवर, कब? क्षति पहुंचने तक, क्षति पहुंचने के बाद का घंटा या हावर, इस 1 घंटे को या इस 1 हावर को 1 आवर को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो आपका कर्तव्य होता है कि उस आपकी ड्यूटी है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। और हॉस्पिटल पहुंचाना है क्यों? क्योंकि जो गोल्डन आवर कहा जाता है, पूछा जाता है कि गोल्डन आवर किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के अगर चोट लग गई है उस दौरान क्या होता है कि 1 घंटा जो है उस 1 घंटे के अंदर पहुंचा देना चाहिए हॉस्पिटल। बचने की संभावना ज्यादा होती है, संभावना अधिक हो जाती है, इस वजह से 1 घंटे को क्या कहा जाता है? इसी 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। अब देखें आगे हम सेक्शन ऑफेंस, ओल्ड पेनल्टी और न्यू पेनल्टी। कुछ ऐसे नियम या कानून है जो इसी बार बनाए गए हैं 2019 में, कहने का मतलब संशोधन। अभी हमने बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंट कौन से हैं जो 2019 में हुए हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले कि सेक्शन धारा किस अंतर्गत आता है, क्या ऑफेंस है, क्या उसने दुर्व्यवहार किया है, क्या गलत काम किया है, क्या मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया है। फिर आता है न्यू प्रपोज्ड पेनल्टी। ओल्ड पेनल्टीज, पहले पेनल्टियां क्या थी, अब पेनल्टी क्या है। सबसे पहले आता है 177 सामान्य। सामान्य अपराध कौन से होते हैं? सामान्य अपराध आपके वो अपराध होते हैं जिन्हें मोटर व्हीकल एक्ट में विशेष प्रावधान के तौर पर नहीं बताया गया है, वो आपके सामान्य होते हैं। और इनमें पहले जो था वो 100 रुपए चालान हुआ करता था, पर अब उसे बढ़ा के 1 हरी पत्ती 500 की कर दी गई है। रेड रेगुलेशन, अब क्या है? नियम का उल्लंघन। भाई अब आप ये मान के चलो कि आपसे किसी अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि ब्रिज है, ब्रिज पर एक एक करके ही पास करें एक दूसरे को, और आपने क्या किया, क्योंकि वन वे होता है, आप क्या करेंगे, इधर से भी घुसेड़ दी गाड़ी, इधर से भी, तो क्या होता है, जाम लग जाएगा। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पालन करना है। बिना टिकट के यात्रा, पहले 100 था 500 है, बिना टिकट के आप अगर यात्रा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो पहले पेनल्टी 200 थी, अब 500 कर दी गई है। अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना, आदेश, इसका मतलब क्या है कि अथॉरिटी ने आदेश दिया है कि किसी भी कारण से ट्रैफिक को बाईपास निकाला गया है, दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है,
और आप मोटर व्हीकल लेकर उसी रास्ते से जा रहे हो जो बंद किया गया है। तो अगर आप ऐसा करते हो, अथॉरिटी का पालन नहीं करते हो, तो पहले पेनल्टी 500 थी, अब इसे 2000 कर दिया गया है। अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना, मतलब आपके पास लाइसेंस नहीं है, डीएल है ही नहीं और गाड़ी आप चला रहे हो, तो पहले ये पेनल्टी 1000 थी, अब 5000 कर दी गई, 5 गुना बढ़ा दी गई है बिना लाइसेंस के। फिर वही वाली बात है कि अगर लाइसेंस नहीं है, अनाधिकृत गाड़ी मतलब ऐसी गाड़ी जो बिना लाइसेंस के नहीं चलाई जा सकती या चोरी की है, या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, 500 रुपए पहले था, 5000 कर दिया गया है। अब दोनों ही क्या है कंडीशन में 5000। अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग, 18 वर्ष के नहीं हुए और 16 के हुए हो तो 50 सीसी से कम का इंजन नहीं है आपकी बाइक का या आपके मोटर व्हीकल का, इसका मतलब ये है कि आपका जो कानून इंप्लीमेंट यहाँ होता है कि अयोग्यता के बाद में भी अगर आप ड्राइविंग करोगे तो पहले 500 था, अब 10,000, मतलब 20 गुना पेनल्टी। इतने गुना तक पेनल्टी बढ़ा दी गई है भाई, कितने? 20 गुना। तो अब क्या है, अब व्यक्ति पालन करता है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, जब तक नियम कानून नहीं बनते हैं नहीं ओवर साइज वाहन, अब क्या, पहले इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था पर ये अब नया आया है कि अगर आपकी कैपेसिटी 500 किलोग्राम वजन ले जाने की है, 10,000 किलोग्राम वजन ले जाने की है और आप अगर उसका बांध लेते हो, अब जैसे यहां पर क्या है इसका मतलब कि ओवर साइज वाहन, देखो ओवर साइज वाहन का मतलब क्या है, ओवर साइज वाहन, ओवर साइज वाहन किसे कहते हैं? ओवर साइज वाहन, व्हीकल, है ना। क्या होता है ओवर साइज व्हीकल? ये होते हैं कि जैसे आपने ली, मान लो कोई अर्टिका की गाड़ी है ना, कौन सी गाड़ी ली? अर्टिका की ली या स्कॉर्पियो ली या मारुति ली, मान लो आपने कोई मारुति गाड़ी ली, तो इनका पहले से ही निर्धारित है कि इसका इतना वजन होगा, इतनी चौड़ी होगी, इतनी लंबी होगी, और आपने क्या किया? मॉडिफाई करा लिया उसे। क्या किया? सुना होगा ये शब्द तो बहुत सुना होगा, उसे रूपांतरित करवा लिया, है ना। क्या कराया? रूपांतरित। रूपांतरित अगर कराया है, इसका मतलब क्या है कि अगर रूपांतरित या उसका चेंज हो गया है, तो मॉडिफाई अगर आपने कराया है तो आपको क्या करना होगा? पेनल्टीज देनी पड़ेगी, और ओवर साइज अगर आपका वाहन हो जाता है तो 5,000 रुपए आप पर पेनल्टी पड़ेगी। उसके बाद में बात करते हैं हम 183, ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग का मतलब है अगर किलोमीटर दिया है कि इस रोड पर 60 किलोमीटर पर आवर की नॉर्मल स्पीड है, आप इस स्पीड से जा सकते हो, अगर इसी को आपने 80 किलोमीटर या 70 उससे अधिक कर दिया, प्लस कर दिया, तो पहले जो पेनल्टी थी वो 400 थी, अब जो पेनल्टी है वो 1000। यह तो हल्का वाहन है, अभी मैंने बताया था हल्का कौन सा होता है, तो 75 केजी से कम वेट होता है, 12,000 प्लस या 12,000 तक होता है, वो आपका भारी वाहन होता है, एलएमबी ना, लाइट मोटर व्हीकल होता है। तो 2000 मध्यम माल यान पर है और छोटे पर 1000 है। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, ऐसे तरीके से स्टंट कर रहे हो जिससे कि दूसरे को भी नुकसान हो सकता है, तो आप पर पहले पेनल्टी 1000 थी, 2000 कर दी गई है। इसे फील करो कि अगर आप ये ड्यूटी या कर्तव्य नहीं निभाते हो, ऐसा पालन नहीं करते हो, तो आप ये समझ लो कि हम पर ये कानूनी कार्रवाई होगी, तब आप अच्छे से सीख पाओगे, समझ पाओगे। अब देखो, शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब अगर पीते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए इसमें एक आपकी आईपीसी आईपीसी 279 के तहत आप पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहां पर आईपीसी की बात नहीं है, यहां पर क्या है? 185 सेक्शन है, और ये तो लगेगा ही लगेगा, आईपीसी बाद में लगेगी। 2000 रुपए पहले थी, अब इसकी पेनल्टी 5000 रुपए बढ़ाकर कर दी गई है। अब बात आती है रेसिंग और तेज गति से। ऐसा है, फिलो फिलो में दोस्त ने कह दिया चलो आज रेसिंग करते हैं, पकड़ लिए गए तो कानूनी कार्रवाई होगी, जेल भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अब पेनल्टियां इतनी हैं कि पेनल्टी भरने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो 500 और इसे 5000 कर दिया गया अगर रेसिंग करते हुए पकड़े गए। बिना परमिट के वाहन, इसे देखो, परमिट का मतलब क्या होता है कि जो परमिट वाले वाहन होते हैं उसका मतलब यह है कि येलो, आपने देखा होगा येलो और व्हाइट नंबर प्लेट होती हैं, तो येलो जो होती है वो कॉमर्शियल के लिए होती है, कॉमर्शियल के लिए होती है ना, और ये व्हाइट जो होती है प्राइवेट के लिए होती हैं, जो हम चला रहे हैं।
अगर किसी भी वाइड नंबर प्लेट है और उसमें आपने कॉमर्शियल या माल ढो लिया, तो इसका मतलब क्या है कि माल ढोने के कारण आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई प्राइवेट गाड़ी है और उसमें अलाउ किया गया है कि 5 ही लोगों को सीट पर बिठाया जा सकता है और आपने 6 लोगों को बिठा लिया, तब भी आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बिना परमिट के वाहन को चलाने के लिए पहले जो था वो 5,000 रुपए था, पर अब जो न्यू इंप्लीमेंट किया गया है 2019 में अमेंडमेंट में, वो आपका कॉस्ट हो जाती है 10,000 रुपए। समझ पा रहे हो ना, दोगुना कर दिया गया है। 193, लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस में जो शर्तें लिखी हुई हैं अगर उनका पालन नहीं करते हो तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, तो आप पर 10,000 रुपए लगेंगे। अब देखो, परमिट हो गया, ये हो गया। उसके बाद में ओवरलोडिंग की बात आती है कि अगर आपका वाहन मानो 1,000 या 10,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, तो आपको उससे अधिक अगर वेट के दौरान पकड़े जाते हो तो उसका मतलब यह है कि आप पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले क्या था, 2,000 रुपए तो पेनल्टी थी फिक्स, लेकिन 1,000 अतिरिक्त किस पर, प्रति टन के हिसाब से देना होता है। अब 20,000 कर दिया गया, प्रति टन 2,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही यात्रियों की ओवरलोडिंग, अभी हमने बात की कि 5 लोगों के बिठाने की जगह अगर आपने पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था आपसे, लेकिन अब इसमें इंप्लीमेंट करने के बाद में प्रति 1,000 रुपए, इतना तो मिलेगा भी नहीं, 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति आपको अतिरिक्त देना होगा। सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको 100 रुपए पहले पड़ते थे ओल्ड पेनल्टी में, अब 1,000 रुपए कर दिया गया है। 2 पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग, 2 लोग जा सकते हो, 1 बोरी लेके जा सकते हो, है ना। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो वेट है जिसमें, और 1 बोरी ले जा सकते हो, अगर आपने 2 रख ली, ओवरलोडिंग कर ली, तो पहले इस पर 100 रुपए चार्ज था, अब इस पर 2,000 रुपए कर दिया गया है। 3 माह के लिए अनुज्ञप्ति, मतलब आपका लाइसेंस क्या किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। लाइसेंस आपका कैंसल कर दिया जाएगा, निरर्हित कर दिया जाएगा। और हेलमेट ना पहनने पर चार्ज तो लगेंगे ही लगेंगे। अब कितने हैं, 1,000 रुपए, और 3 माह के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। 194, इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर, जैसे एम्बुलेंस, अगर वो जा रही है और आपने आपके वाहन के दौरान जाम लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप पर कार्रवाई होगी। तो एम्बुलेंस को रास्ता देना है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी वाहन होते हैं, उनको रास्ता नहीं देते थे तो पहले कोई पेनल्टी नहीं थी, कोई इस पर नियम नहीं था, लेकिन 2019 में इंप्लीमेंट करके इसे सीधा 10,000 किया गया है। बिना इंश्योरेंस, बिना बीमा के गाड़ी को आप चला रहे हो, किसी भी व्हीकल को चला रहे हो, तो आप पर पहले 1,000 रुपए पेनल्टी थी, अब 2,000 कर दिया गया है। अब बात आती है कि बालक द्वारा अपराध, जैसे कोई बालक है और उसकी एज 18 नहीं हुई है, और अगर उसके इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी है तो उसकी 16 वर्ष होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है फिर भी वो बाइक को या किसी मोटर व्हीकल को चलाता है, तो उस दौरान उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके जो माता पिता या स्वामी या संरक्षक हैं उन पर कार्रवाई होगी। किस पर, माता पिता पर कार्रवाई होगी। समझ पाए। तो कितना, पहले इस पर कोई नहीं था, अब कितना किया गया, 25,000 रुपए पड़ेंगे, है ना। तो आपको नहीं चलाना है, फायदा क्या है, माता पिता पर लग जाएंगे। दोषी समझा जाएगा उसे, और 3 साल के लिए जो मालिक या स्वामी है उसे सजा भी मिल सकती है। दस्तावेजों को लगाने की अधिकारियों की शक्ति, अब क्या है, इंप्लीमेंट हमारे लिए भी किए गए, अधिकारियों के लिए भी किए गए हैं। तो अगर दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं अगर वो आपके पास नहीं है तो क्या है, कोई भी अधिकारी आप पर कार्रवाई कर सकता है। और धारा 183, 184 इनके अंतर्गत आपका क्या कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन कैंसल कर सकता है। 2010 मतलब 210 बी के अंतर्गत यह बताया गया है कि अधिकारियों को लागू करने से किए गए अपराध लागू। अब अगर ऐसा होता है कि जो नियम या कानून लागू किए गए हैं और वो पहले कोई नहीं थे इनमें, देखो नियम, लेकिन अब क्या है, अपराध के तत्समान, जो अपराध है 1,000 रुपए का किया है तो तत्समान उसी से 2 गुना 2,000 रुपए लगेंगे, आप पर शक्ति का 2 गुना लगेगा। तो समझ पाए, कहने का मतलब आज हमने बात की एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में मोटर व्हीकल एक्ट की, और मोटर व्हीकल एक्ट में हमने जाना कि कौन कौन से मोटर व्हीकल एक्ट आए हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं,
और हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं और कब बन सकता है, किस अधिकारी के द्वारा बनवाया जा सकता है, कहाँ कहाँ फॉर्म भरना होता है। और हमने जाना कि धारा 1 में इसके संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में है, सेक्शन 2 में बताया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। और मोटरयान रेलगाड़ी और एरोप्लेन पर लागू नहीं होता है, जो सड़कों पर चलने वाले वाहन होते हैं उन पर लागू होता है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बेहतर समझा पाया हूं, कोशिश की हमने आपको बेहतर समझाने की, ठीक है। और बाकी के आप लोग अपने को फील करके जो पेनल्टियां हैं इन्हें एक बार जरूर रिवीजन करना, और जब रिवीजन आप कर लोगे तो आपको इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।